दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में अपवाह तंत्र का आखिरी लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको दो टॉपिक एक साथ पढ़ाने वाला हूं और उसमें से एक टॉपिक है वाटरफॉल्स के बारे में यानी जलप्रपात के बारे में। तो भारत में जितने भी जलप्रपात हैं उनमें से टॉप 25 जलप्रपात के बारे में मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसके पहले भी जलप्रपात पर आपको लेक्चर दिया जा चुका है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछ देता है कि नदियों के किनारे बसे हुए शहर कौन से हैं, कौन सा शहर किस नदी के तट पर है, ये आपसे प्रश्न पूछ देता है। तो उसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या था, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि अपवाह तंत्र को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे थे। और अपवाह तंत्र में हम लोग कवर क्या किए हुए हैं, सबसे पहले नदियां कितने प्रकार की होती हैं वो मैंने आपको बताया। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, सिंधु नदी तंत्र के बारे में, गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ये सब कुछ पढ़ते हुए तब हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग इस टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग नदियों पर बांध के बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक आपको पढ़ाया जा चुका है। साथ ही साथ झील वाली जो टॉपिक थी वो भी कल आपको पढ़ा दी गई। और आज ये आखिरी टॉपिक है अपवाह तंत्र का। इसके बाद हम नए चैप्टर पर विजिट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफी का ये आपका 21वां लेक्चर है, 21 लेक्चर जा रहा है, ठीक है। इसके पहले 20 लेक्चर जा चुका है। अगर आप इस तरह के अच्छे वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, हमारे चैनल पर सभी विषय को डिटेल से चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है। तो अगर आप आते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत फायदा मिलने वाला है। चलिए देखते हैं दोस्तों प्रमुख जलप्रपात। करा भारत में जलप्रपातों की संख्या अन्य की अपेक्षा नगण्य है। नगण्य इसलिए दोस्तों क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जहां पर जलप्रपात ना के बराबर है, इक्का दुक्का है, जिनका कोई मतलब नहीं। जैसे आप हमारा उत्तर प्रदेश ही देख लो, यहां पर है थोड़ा बहुत जलप्रपात, आपको मिर्जापुर साइड में मिल जाएंगे, टांडा फाल है, विंडम फाल है, लेकिन वो फाल है मतलब छोटा, बहुत छोटे जलप्रपात हैं। बड़े जलप्रपातों की संख्या बहुत कम है, इसलिए यहां पर नगण्य लिखा हुआ है। करा सभी जलप्रपात छोटे हैं। अधिकांश जलप्रपात या तो दक्षिण भारत की तरफ है और या तो फिर पूर्वोत्तर की तरफ। पूर्वोत्तर मतलब ये आपका सेवन सिस्टर वाला जो राज्य है उस तरफ में है। ज्यादातर जो जलप्रपात हैं या तो पूर्वोत्तर की तरफ है या तो दक्षिण भारत की तरफ है। मध्य भारत की तरफ तो कोई भी इस तरह से नहीं बना हुआ है, ठीक है। इस तरह का जलप्रपात कोई भी नहीं है। चलिए आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। दोस्तों एक जलप्रपात है जिसका नाम है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात के 3 नाम है, तो पहले तो आप तीनों नाम याद कर लो। एक तो नाम है जोग, दूसरा जोग से जोग गरसोप्पा या केवल गरसोप्पा भी लिखा रहता है, और तीसरा इसका नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। तो ये तीनों इसी का नाम है, जोग, गरसप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात। करा यह शरावती नदी पर स्थित है। और कहां पर? कर्नाटक में है दोस्तों, शरावती नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात 4 छोटे छोटे जलप्रपातों के मिलने से बना हुआ है। तो एक प्रश्न यहां पर बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। अब 2 टीम यहां पर बढ़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसप्पा है या महात्मा गांधी जलप्रपात है, और कुछ लोग कहते हैं भाई कुचिकल जलप्रपात है। कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात को सबसे ऊंचा जलप्रपात का दर्जा दिया जाता है। बात आती सही क्या है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि एक्चुअली दोनों लोगों में इतना बड़ा मतभेद क्यों है। दोस्तों जलप्रपात किसे कहा जाता है? जलप्रपात माने होता है जब नदी का जल किसी ऊपरी ऊंचे स्थान से गिरे, ठीक है, तो उससे जलप्रपात कहा जाता है। बेशक चाहे मैं शरावती नदी के जल को जोग गरसप्पा से गिरा लूं या फिर मैं सीधे कुचिकल जलप्रपात की बात कर लूं, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में नदी का जल ऊपरी क्षेत्र से मतलब पर्वतीय क्षेत्र से सीधा वो नीचे की तरफ गिरता है। तो दोनों की दोनों यहां पर जलप्रपात तो हैं, लेकिन ऊंचाई की बात आती है तो याद रखिए जोग गरसप्पा जो है ये 4 स्टेप में गिरता है। जैसे पानी इसका यहां पहले गिरा, फिर ऐसे गिरा, फिर ऐसे गिरा, फिर ऐसे गिरा, ये 4 स्टेप में गिरा। तो अगर हम यहां से लेकर यहां तक काउंटिंग करें तो जोग गरसप्पा सबसे ऊंचा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाई ऐसा नहीं माना जाएगा, एक बार में अगर गिरता है तो हम उसी को मानेंगे। ये तो 4 बार में गिर रहा है, ये तो 4 बार में गिर रहा है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मामला जो भी हो मैं आपको सीधे सीधे मुद्दे पर लेके आता हूं। दोस्तों याद रखिए करा यह जलप्रपात के निर्माण में 4 जलप्रपातों का नाम आता है, ठीक है, जिसमें कौन है? राजा है, राकेट है, रोरर है और दामब्लाचे है। दामब्लाचे, इन 4 जलप्रपातों का योगदान है किसमें? इस जलप्रपात को बनाने में, जोग गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात को बनाने में। मैटर समझ में आ गया ना? चलो अगला देखो, शिव समुद्रम जलप्रपात। देखिए 2 चीजें आप जरूर याद रखा करिए, किस नदी पर जलप्रपात बना हुआ है, ठीक है, और किस स्थान पर बना हुआ है, ये आपके लिए मैटर करता है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात नाम से लग रहा है दक्षिण भारत में होगा। कावेरी नदी है दोस्तों, वहां पर बना हुआ कावेरी नदी पर, और कर्नाटक के मैसूर जिले में यह शिव समुद्रम जलप्रपात है। और यहीं पर एशिया की
पहली 1902 में जो है जल विद्युत परियोजना जो शुरू की गई, वो सबसे पहले एशिया, पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे पहले यहीं पर शुरू किया गया, शिव समुद्रम जलप्रपात के पास। ठीक है, तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज होगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बताते चलूंगा। तीसरा है दोस्तों गोकक जलप्रपात। ठीक है, गोकक जलप्रपात कहां, किस नदी पर बना है दोस्तों, तो याद रखिए गोकक का नाम ही गोकक है, वो गोकक नदी पर ही बना हुआ है, इसलिए इसका नाम गोकक जलप्रपात है। गोकक जो है दोस्तों ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो याद रखेगा कृष्णा नदी की सहायक नदी गोकक है, और उसमें यह बना हुआ है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है, और वहां पर बेलगांव का नाम सुना होगा, बेलगांव के निकट यह स्थित है, याद रखेगा इंपॉर्टेंट है। चौथा है मोस्ट इंपॉर्टेंट धुआंधार। मैंने कोई आज क्रम नहीं बनाया हूं, मैं स्पेशली केवल ये फॉलो किया हूं कि परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा कौन सा जाता है। ठीक है, क्योंकि भारत में बड़े जलप्रपातों की संख्या बहुत कम है, तो जितने भी बड़े और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं कलेक्ट करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, द्वारा बनाया गया है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। भेड़ा घाट यहाँ का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है जहां पर यह धुआंधार जलप्रपात है। बात आती है इसका नाम धुआंधार कैसे पड़ा दोस्तों, ये नर्मदा नदी का जल इतने ऊंचाई से संगमरमर की चट्टान पर गिरता है कि उसका जल गिरने के बाद छोटे छोटे बूंदों के रूप में फैल जाता है, तो धुंधला बन जाता है आकाश वहां पर, तो इसीलिए धुआंधार नाम रख दिया गया। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। पांचवा देखिए दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात। अब नाम है चित्रकूट, तो कई लोग क्या करते हैं, इसको चित्रकूट टिक कर देते हैं, जबकि चित्रकूट से कोई लेना देना नहीं है। अरे चित्रकूट भाई ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर पड़ता है। ठीक है, और ये मामला कहां का है, ये मामला है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो याद रखें इंद्रावती नदी वहां पर है, इंद्रावती नदी जो है छत्तीसगढ़ में, उस पर यह जलप्रपात बना है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात को कई बार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा है। अगला है दोस्तों हुंडरू जलप्रपात। कौन सा, हुंडरू, यह भी आपकी परीक्षा में खूब आया है। राजस्थान क्या नाम है, झारखंड की राजधानी है रांची, झारखंड की राजधानी है रांची, वहां पर स्वर्ण रेखा नदी है, उस पर बना हुआ है हुंडरू जलप्रपात। कई बार परीक्षा में आया हुंडरू, तो कैसे याद रखेंगे, तो मान लीजिए सोने की एक पायल है, वैसे पायल हमेशा चांदी की होती है और उसमें घुंघरू लगे हैं, तो घुंघरू से हुंडरू बना लीजिए, और सोना से, ठीक है, सोने का पायल उसमें क्या लगा, घुंघरू लगा है, तो याद रखिए हुंडरू या घुंघरू, और स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है, रांची के निकट पड़ता है। ठीक है, आगे दे रहा चुलिया जलप्रपात। देखिए चुलिया और चचाई दो जलप्रपात हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैंने दोनों को यहां पर नोट कर दिया। चुलिया जलप्रपात जो दोस्तों, अच्छा दोनों ही चंबल नदी पर बने हुए हैं, दोनों, च से चुलिया, च से चंबल, च से चचाई, ये तीनों जलप्रपात, दो जलप्रपात जो है चंबल नदी पर बने हुए, बस लोकेशन निकाला गया, एक राजस्थान में और एक मध्य प्रदेश में, जिसमें से चुलिया जो है दोस्तों ये राजस्थान में पड़ता है, और चचाई जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। याद रखेगा चचाई जलप्रपात कहां है, चंबल नदी पर बना हुआ है मध्य प्रदेश में। चुलिया जलप्रपात कहां है, चंबल नदी पर बना हुआ है राजस्थान में। ठीक है, तो चुलिया और चचाई दोनों याद रखेगा। ठीक है, आगे देखिए दूध सागर जलप्रपात। दोस्तों यहां पर मैं खुद विजिट किया हूं, बहुत बेहतरीन है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर पड़ता है दूध सागर जलप्रपात। अगर आपने मूवी देखा होगा चेन्नई एक्सप्रेस, तो वहां आपको एक शूटिंग में नजर आ जाएगी, बहुत बेहतरीन लुक है दोस्तों इसका। तो याद रखिए दूध सागर जलप्रपात, ऊंचाई से देखने, बहुत ऊंचाई से गिरती है नदी यहां पर, और दूर से देखने पर दोस्तों दूध का सागर जैसा महसूस होता है, मतलब नजर आता है देखने में, इसलिए इसका नाम जो है दूध सागर जलप्रपात रखा गया है। ठीक है, नाम इसका। आगे देखिए बारही पानी जलप्रपात, पूरा नाम है बारही पानी, कहीं कहीं लिखा हुआ है, कहीं है बारही जलप्रपात। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों ये बुधावलांग नदी है, उस पर बना हुआ है, उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के ठीक बीचों बीच में यह स्थान स्थित है, इसको भी याद रखिए। तो किसी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच में यह जलप्रपात है, परीक्षा में इसलिए प्रश्न आता रहता है। ठीक है, मयूरभंज जिला है जहां पर उड़ीसा में है, तो उड़ीसा ही केवल पूछता है, या सिमलीपाल याद रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है कुचिकल जलप्रपात, पीछे भी आपको इसके बारे में बता दिया हूं, कर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 445 मीटर इसकी ऊंचाई है, कर्नाटक राज्य के उडुपी शिमोगा जिले की सीमा पर पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए लांगसियांग जलप्रपात। लांगसियांग कहां है दोस्तों, ये याद रखिए पश्चिमी खासी पहाड़ी पर। देखिए पश्चिमी साइड में खासी पहाड़ी का जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्से में याद रखिए लांगसियांग जलप्रपात है, और किंसी नदी वहां बहती है। कौन सी, किंसी नदी बहती है, उस पर यह जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है, नौकाली काई कई बार परीक्षा में आया है,
यहाँ पर ये पश्चिमी जगह पूर्वी कर लीजिए खाली, पूर्वी खासी की पहाड़ी मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया सुना है ना, उसमें से जो खासी वाली पहाड़ी है वहां पर नौकाली काई है, ठीक है। इसी के निकट चेरापूंजी भी स्थित है। चेरापूंजी मासिनराम वह जगह है जो सबसे ज्यादा वर्षा जहां पर होता है, ठीक है। आगे देखिए मीनमुट्टी जलप्रपात। मीनमुट्टी ये वायनाड जिला में पड़ता है, केरल में है। मीनमुट्टी याद रखेगा। और इस झरने का अर्थ है वह स्थान जहां मछलियां ठहर गई हैं। तो मीन माने मुट्टी, सॉरी मीन माने मछली, मीन मत्स्य मछली, ये सब पर्यायवाची है ना। अब मुट्टी मतलब वहीं रुक गई हैं। तो कुछ ऐसा प्राकृतिक कारण है जिसकी वजह से मछलियां वहां तैर नहीं पाती हैं, मछलियां वहां तैर नहीं पाती हैं, इसीलिए इसका नाम मीनमुट्टी रखा गया है। वहां के स्थानीय भाषा में इसको नाम दिया जाता है। अगला देखिए बरकाना, ध्यान से देखिएगा। बरकाना जलप्रपात दोस्तों ये शिमोगा जिला में पड़ता है, कर्नाटक में है। सीता नदी, कौन सी नदी है? सीता नदी। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि सीता नाम से भी कोई नदी है, ठीक है। तो सीता नदी पर याद रखेगा, शिमोगा जिले में बना हुआ है और इसका नाम क्या है? बरकाना जलप्रपात, ठीक है। आगे है थलैयार जलप्रपात। याद रखिए इसे रेड टेल फॉल्स कहा जाता है। क्यों? जैसे चूहे की पूंछ बहुत लंबी होती है ना, वैसे ये दिखता है दूर से, ठीक है। थलैयार जलप्रपात याद रखेगा, ये रेड टेल फॉल्स भी कहा जाता है। तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले के पालनी पहाड़ियों में मंझलार नदी, कौन सी? मंझलार नदी पर अवस्थित है ये थलैयार जलप्रपात। एना जलप्रपात कहां है दोस्तों? यह महाबलेश्वर के समीप स्थित है एना जलप्रपात, ठीक है। पायकारा जलप्रपात ये कहां है? नीलगिरी, दक्षिण भारत में है। झारखंड जलप्रपात दोस्तों ये टोंस नदी पर बना हुआ है। मधार जलप्रपात ये छोटा जलप्रपात है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। पुनासा कहां पर है? ये भी नर्मदा पर है। कपिल धारा भी नर्मदा पर है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था धुआंधार, तो कपिल धारा ही याद रखेगा, वो इंपॉर्टेंट है। थलैयार जलप्रपात ये तो मैं पीछे ही पढ़ा चुका हूं आपको, थलैयार है, वही मंझलार नदी वाला है थलैयार, ठीक है। खड़ाधार जलप्रपात दोस्तों ये कोरा पानी नाला जो है ये उड़ीसा में पड़ता है, वहां पर है। सोचीपारा जलप्रपात दोस्तों ये वायनाड जिला केरल में है। और कूने जलप्रपात दोस्तों ये लोनावाला में है, लोनावाला पड़ता है महाराष्ट्र में, उसको भी आप याद रखेगा। तो ये मुख्य जलप्रपात हैं जहां से परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और शहरों के नाम पढ़ लेते हैं। चलिए, मैंने नदियों के हिसाब से अलग अलग राज्यों में बताया। जैसे यहाँ पर लाइन से आप गंगा नदी देख रहे हैं, तो गंगा नदी सबसे पहले उत्तराखंड से बहती हुई उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक जाती है, तो उसी हिसाब से मैंने नोट कर दिया। तो याद रखिए उत्तराखंड में ऋषिकेश, हरिद्वार, ठीक है, जो गंगा नदी के तट पर है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, फिर कानपुर हो गया, फतेहपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, ठीक है। तो इसको याद रखिए। इलाहाबाद के बाद फिर बनारस, और बनारस के बाद वो चली जाएगी बिहार में। बिहार में याद रखिए पटना, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर, ये पटना में बिहार में हो गया। झारखंड में केवल दो है, साहेबगंज और पाकुर। और पश्चिम बंगाल में तो धारा दो हिस्सों में बट गई, ठीक है, फरक्का बैराज के पास से। तो हुगली नदी के तट पर कलकत्ता है, यहां पे इसको गंगा न मान करके हुगली कर लीजिएगा तो ज्यादा सही हो जाएगा। अगला देखिए यमुना नदी में खास करके दो राज्य लिया हूं मैं यहां पर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आगरा हो गया, गाजियाबाद हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, ठीक है। कौशाम्बी होते हुए इलाहाबाद तक चली आती है और फिर आकर के गंगा में मिल जाती है। और दिल्ली की बात करेंगे तो नई दिल्ली भी इसी यमुना नदी के तट पर स्थित है। ब्रह्मपुत्रा की बात करें दोस्तों तो असम में दोस्तों डिब्रूगढ़ आपने सुना होगा, गुवाहाटी सुना होगा, ठीक है, और माजुली सुना होगा। सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो यहीं पर है। और धुबरी सुना होगा, धुबरी, ये सभी जगह जो है असम में है, सिटी है। जितना मुख्य शहर है मैं उनके बारे में बता रहा हूं कि नदियों के किनारे बसे हुए मुख्य शहर, ठीक है। नर्मदा नदी की बात करूं दोस्तों तो मध्य प्रदेश और गुजरात तक जाती है, मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात तक जाती है और जाकर अलियाबेट, खड़ियाबेट के पास जो है खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। तो याद रखें मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो दो मध्य प्रदेश में बड़े शहर हैं, एक जबलपुर शहर है, एक होशंगाबाद है। जबलपुर और होशंगाबाद, ठीक है, ये दोनों बड़े शहर नर्मदा नदी के तट पर है। गुजरात की बात करेंगे तो भरूच का नाम सुना होगा, भरूच। आपसे पूछ सकता है परीक्षा में भरूच किस नदी के तट पर है, तो बताइएगा वहां पर नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। अगले देखिए ताप्ती नदी है, नर्मदा और ताप्ती यही दो नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ जाती हैं और अरब सागर में ज्वारनदमुख बनाती हैं। ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं। ताप्ती नदी अगर गुजरात की बात करें तो सूरत जो है गुजरात में, ठीक है, वो इसी नदी के तट पर है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो बैतूल एक जिला पड़ता है मध्य
मध्य प्रदेश में, वो जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो याद रखेगा। अगला है महानदी। महानदी कहां बहती है? उड़ीसा में बहती है। कटक वगैरह जो है ये महानदी के तट पर है। ठीक है, तो याद रखेगा कटक और संबलपुर महानदी के तट पर है। गोदावरी दोस्तों ये महाराष्ट्र से निकलती है, नासिक से स्टार्ट होती है इसकी कहानी। तो नासिक और नांदेड़ ये दो जगह है महाराष्ट्र में जो किस नदी के किनारे हैं? गोदावरी नदी के किनारे हैं। गोदावरी को बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, और भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। और याद रखिए आंध्र प्रदेश में जब ये गोदावरी नदी जाती है तो वो गुंटूर से होकर जाती है। गुंटूर को टोबैको सिटी गुंटूर कर रहा हूं, राजमुंदरी से होकर जाती है। राजमुंदरी को टोबैको सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। टोबैको सिटी, तंबाकू उत्पादन वहां होता है, टोबैको सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। कृष्णा नदी की बात कर लें, दक्षिण भारत की नदी है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों विजयवाड़ा जो राज्य है, सिटी है, वो इस नदी के किनारे स्थित है, कृष्णा नदी के किनारे। कावेरी की बात करें तो कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु दो हिस्सों में है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली हो गया, ईरोड हो गया और तंजावुर हो गया। ये जो शहर है ये तमिलनाडु में है। और श्रीरंगपट्टनम जो टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी, और मैसूर, ये दोनों जो है ये भी कावेरी नदी के तट पर है लेकिन कर्नाटक में है। ठीक है, क्षिप्रा नदी की बात कर लें तो क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में बहती है। उज्जैन में जो है वो भी लगता है आपका कुंभ भी लगता है 12 साल पर, इसको भी याद रखेगा। और महाकालेश्वर का मंदिर भी है। ठीक है, ज्योतिर्लिंग है, याद रखेगा। तो ये उज्जैन में है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा को मालवा की गंगा भी कहा जाता है, पढ़ाए हूं आपको। बेतवा नदी दोस्तों, बेतवा को माता की संज्ञा दिया जाता है, याद रखेगा। मध्य प्रदेश में दोस्तों सांची आपने सुना होगा, सांची में स्तूप है बहुत सारे। विदिशा का नाम सुना होगा जहां पर हेलियोडोरस के द्वारा स्तंभ स्थापित किया गया। तो ये दोनों याद रखेगा, ये इसी नदी के तट पर है। ठीक है, बेतवा के। मूसी नदी दोस्तों ये हैदराबाद में है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर है। चंबल दोस्तों जो नदी है ये मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो ग्वालियर के पास महू से निकलती है, तो ये सब याद रखेगा। और चंबल नदी अगर राजस्थान की बात करें तो कोटा जो है दोस्तों वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। गोमती की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में बहती गोमती नदी पीलीभीत के पास से निकलती है और लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर के रास्ते आकर के गंगा में मिल जाती है। तो इसको भी आप याद रखेगा। आगे देखिए सरयू नदी भगवान राम की नगरी है अयोध्या। ठीक है, जो फैजाबाद जिले में आता था बट इसको भी अलग कर दिया गया है, तो ये अपने आप में जिला हो गया है। इसको याद रखेगा अयोध्या, ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। साबरमती नदी दोस्तों ये गुजरात में है। अहमदाबाद और गांधीनगर ये गुजरात के सबसे फेमस हैं और ये साबरमती नदी के तट पर है। जबकि भरूच याद रखें नर्मदा नदी के तट पर है। कोटा चंबल नदी के तट पर है। ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है, वैगई नदी दोस्तों ये तमिलनाडु में है, सबसे आखिरी में नीचे की तरफ, याद रखेगा। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है जिसको पांड्य वंश के शासकों ने बनवाया था। वो मदुरई का मंदिर जो है वो किस नदी के तट पर है? वैगई नदी के तट पर। ब्राह्मणी नदी दोस्तों उड़ीसा में है। महानदी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, महानदी कहां थी? कटक और संबलपुर। तो याद रखिए दोस्तों यहां पर दे रहा है ब्राह्मणी नदी राउरकेला जो है दोस्तों, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से डेवलप हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। ये ब्राह्मणी नदी के तट पर है। राप्ती नदी के किनारे दोस्तों कौन सा है? उत्तर प्रदेश में है राप्ती नदी। गोरखपुर जो शहर है दोस्तों वो राप्ती नदी के तट पर स्थित है, तो इसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे दे रहा है हिंडन। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में। गाजियाबाद जो दोस्तों है वो हिंडन नदी के तट पर है। रामगंगा नदी ये उत्तर प्रदेश में कहां पर है? बरेली और मुरादाबाद में है, उसके बाद आकर गंगा से मिल जाती है। मांडवी नदी के तट पर गोवा में मांडवी नदी है। अच्छा, मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है और उसकी राजधानी जो पंजिम है वो इसी नदी के तट पर स्थित है। सतलुज नदी है पंजाब में। ठीक है, और पंजाब में जो लुधियाना पड़ता है वो सतलुज नदी के तट पर पड़ता है, तो उसको भी आप याद रखेगा। देखिए दोस्तों ये पढ़ाने का सिर्फ एक ही रीजन था कि आज का टॉपिक बहुत छोटा था, इसमें मैं और कुछ ढूंढ के दे नहीं पा रहा था आपको, इसलिए आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा छोटी क्लास हो जाती है। वैसे काफी दिन से हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और आगे भी इस तरह से मेहनत करते ही रहेंगे। ठीक है, आप सभी से निवेदन है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर से किया करिए। अगर शेयर करते रहेंगे तो इस तरह के अच्छे वीडियोज मैं हमेशा आप तक पहुंचाते रहूंगा। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक चीज और बता दीजिए, आप लोग अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं? एक बार मैं सजेशन लेना चाहता हूं आपसे, अगर आप बताएंगे तो मैं उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके आपको वो चैप्टर जो है उसका स्लाइड बना करके तब आपको वो चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से आप कमेंट जरूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।